चलो बेटा देखो, अब हम डिस्कस करते हैं पब्लिक इशू के बारे में। ये हमारी ICDR पे सीरीज चल रही है और इसका हम शुरू से बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। क्या होता है पब्लिक इशू, क्यों लाया जाता है पब्लिक इशू, बिल्कुल एकदम बैकग्राउंड बात करता हूं मैं बिल्कुल सिंपलर टर्म्स में कि ये पब्लिक इशू आता कहाँ से है, क्यों आता है, क्यों लाते हैं लोग पब्लिक इशू, क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है। देखो, जो सबसे पहले जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना, कंपनी जब बनाई जाती है या बिजनेस जब शुरू होता है, तो बिजनेस अपने पर्सनल फंड से कोई भी शुरू करता है। हर कोई बंदा अपने पर्सनल फंड से शुरू करता है। उसके ओन फंड होते हैं, खुद का उसके ओन रिसोर्सेज होते हैं, फैमिली से उसने पैसा लिया होता है, दोस्तों से, फ्रेंड से पैसा ले सकता है वो, यहाँ से इन जगहों से वो एक बंदा अपने बिजनेस के लिए पैसा लेता है और कंपनी शुरू करता है। जब उसका बिजनेस थोड़ा चलना लग जाता है ना, थोड़ा उसका बिजनेस चलने लग जाता है, तो वो लोन ले लेता है। कंपनी शुरू करने के पहले दिन लोन कोई भी नहीं लेता। मैं ऐसा नहीं कहता कि ले नहीं सकता, पर बैंक भी देखेगा ना कि इस बंदे का कोई बैकग्राउंड है, बिजनेस बैकग्राउंड है, इसे बिजनेस करना आता है, पैसा तो नहीं डुबा देगा। तो वो पहले पर्सनल फंड यूज करता है, फिर बैंक वगैरह से लोन ले लेता है। मान लो उसने कंपनी शुरू करी 10 लाख रुपए से, 10 लाख रुपए से कंपनी शुरू करी और कुछ टाइम बाद उसे और फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसने लोन ले लिया 50 लाख रुपए का, 25 लाख से 50 लाख का लोन ले लिया। इसी रेंज के बीच में बंदा लोन लेता है और अपना काम शुरू कर दिया। पर मान लो वो इस स्टेज से भी एक स्टेज आगे निकल गया। ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज क्या है कि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, या हो सकता है कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही, या कंपनी ब्रेक इवन पे चल रही है, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। तीनों कंडीशन हो सकती हैं। अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है तो बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट नहीं कमा रही पर उसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है, उसने उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत पैसा खर्च किया है, उसका जो कस्टमर बेस हो गया वो बहुत अच्छा है। देखो, जोमेटो और ये स्विगी प्रॉफिटेबल नहीं है, और ऐसे ही बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जो ऑनलाइन काम शुरू करते हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स ऑनलाइन आते हैं, शुरू में वो प्रॉफिटेबल नहीं होते, बट उनका कस्टमर बेस बहुत अच्छा होता है, उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, उनकी फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। या कोई कंपनी है वो प्रॉफिट कमा रही है बट कम प्रॉफिट कमा रही है, थोड़ा प्रॉफिट कमा रही है। ऐसे में क्या होता है ना, ये लोग अब इनको रिक्वायरमेंट है, लगा लो 1 करोड़ से लेके 50-60 करोड़ तक की, 1 करोड़ से लेके 50-60 करोड़ की। और ये क्या कर, ये ना अभी पब्लिक एट लार्ज के पास पैसा लेने नहीं जाना चाहते, पब्लिक एट लार्ज के बाद पैसा लेने नहीं जाना चाहते। इनको अपनी शेयर होल्डिंग बहुत ज़्यादा पब्लिक के पास नहीं डाइवर्सिफाई करनी। और अभी ये जो सेबी ICDR की क्राइटेरियाज भी फुलफिल नहीं कर रहे। सेबी ICDR की कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, वो ये फुलफिल नहीं कर रहे। तो ये लोग कहाँ जाते हैं, ये लोग अमीर बिजनेसमैन के पास जाते हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी हो गए, वॉरेन बफे हो गए, शार्क टैंक हो गया। तो यहाँ पे ये लोग फंडिंग लेते हैं इन लोगों से, प्राइवेट फंडिंग।
क्या लेते हैं, फंडिंग लेते हैं, प्राइवेट फंडिंग। और प्राइवेट फंडिंग के बदले अपना इक्विटी देते हैं उनको 10%, 20%, 30%, 33%, जितना परसेंट भी उनके बीच में एग्री हो जाए। इस सेकंड सिचुएशन का फायदा क्या है, ये सिचुएशन क्यों आती है कि कंपनी अभी बहुत बड़े स्केल पे भी नहीं गई कि वो अपना आईसीडी और पब्लिक इशू ले आए, और वो बैंक से लोन भी नहीं लेना चाहती। बैंक से लोन लेगी बहुत ज़्यादा तो उसे उतना ही ब्याज देना पड़ेगा। कंपनी अभी प्रॉफिटेबल है नहीं, इंटरेस्ट का बर्डन अपने सिर पे और डाल ले। तो ये फेज, सेकंड फेज कंपनी का आता है जिसमें कंपनी जनरली प्राइवेट फंडिंग, प्राइवेट प्लेयर से पैसा लेती है। और वो प्राइवेट प्लेयर्स जब उनकी वैल्यू बढ़ जाती है शेयर की तो बेच के निकल जाते हैं। वैल्यू बढ़ जाती है तो अपना जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं अपना स्टेक सेल कर देते हैं। अब तीसरा इससे नेक्स्ट फेज कंपनी का क्या आता है वो देखते हैं। ये दो फेज हैं। कंपनी का नेक्स्ट फेज आता है कि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही है। कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही है, अच्छे खासे स्केल पे काम कर रही है, स्केल भी अच्छा खासा है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा है, और कंपनी को रिक्वायरमेंट है 500 करोड़ की, 500 करोड़ की, 1000 करोड़ की। कंपनी को इतना बड़ा फंड चाहिए। इसमें भी यही दिक्कत है, अगर ये लोन लेने जाएगी तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट का बर्डन है ना वो पड़ जाएगा, और कंपनी नहीं चाहती कि वो इंटरेस्ट का बर्डन झेले। जनरली मैं कह रहा हूं कि वो प्राइवेट प्लेयर्स के पास भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि एक फेज वो प्राइवेट प्लेयर्स का पूरा कर चुकी है। और जब भी प्राइवेट प्लेयर बीच में आएगा ना, ये मैनेजमेंट में अपनी टांग जरूर अड़ाएगा, और बहुत ज्यादा अड़ाएगा। कंपनी के पास ऑप्शन है पब्लिक इशू के पास जाने का, और पब्लिक इशू करने का अपने फायदे हैं, पब्लिक इशू करने के अपने बेनिफिट्स हैं, जो भी मैं बताऊंगा आपको। उन कारणों की वजह से एक तो कंपनी को पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, और भी बहुत फायदे हैं जिसकी वजह से कंपनी पब्लिक इशू पे जाएगी। ये हमारा तीसरा फेज है। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक तो फायदे क्या है, और वैसे अगर कंपनी को फंड्स की नीड है भी तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। कंपनी को एक तो पर्सनल ओन फंड्स, सबसे पहले तो कंपनी के प्रमोटर्स के ओन फंड्स। दूसरा डेट फंड, लोन डेट फंडिंग। तीसरा प्राइवेट प्लेयर से ले लिया, प्राइवेट प्लेसमेंट। चौथा कंपनी वैसे पब्लिक इशू भी एक ऑप्शन है, इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं जैसे फॉरेन फंडिंग। इसमें क्या आ गया, एडीआर, जीडीआर, ईसीबी, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। और कंपनी के पास एक और ऑप्शन है, अदर कमर्शियल टूल्स।
अदर कमर्शियल टूल्स। अदर कमर्शियल टूल्स में आपका कमर्शियल पेपर आ जाता है, कमर्शियल पेपर। ये सब कुछ हम अपनी आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे सब कुछ। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कंपनी के ओन फंड्स लगा दिए, लोन भी मान लो कंपनी में ले लिया और रीपे भी कर दिया, प्राइवेट प्लेसमेंट में भी हमने डिस्कस कर लिया है क्या होता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक इशू। कोई भी कंपनी पब्लिक इशू की तरफ क्यों जाएगी, कोई भी कंपनी पब्लिक इशू की तरफ क्यों जाएगी, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पब्लिक इशू कितने टाइप के होते हैं। हम डिस्कस क्या करेंगे, पब्लिक इशू कितने टाइप के होते हैं। मैं अब आपको बताना चाह रहा हूं बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक इशू। या वाई पब्लिक इशू, वाई पब्लिक इशू। कोई भी कंपनी पब्लिक इशू क्यों करेगी। सबसे पहला, नो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। क्या है, नो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एक्सेप्ट इन वाइंडिंग अप। जब कंपनी बंद होएगी सिर्फ तब आपको कैपिटल रीपे करनी है, कंपनी के चलते हुए कोई कैपिटल रीपे नहीं करनी। दूसरा है इक्विटी शेयर में, पब्लिक इशू में हम क्या इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स। दूसरा है कि आपको इक्विटी शेयर्स में नो इंटरेस्ट पेमेंट, कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है, कोई इंटरेस्ट पेमेंट आपको नहीं देनी। आपको कैसे डिविडेंड तो पे करना है, डिविडेंड इज ऑप्शनल, डिविडेंड पेमेंट इज ऑप्शनल, डिविडेंड पेमेंट इज ऑप्शनल। कंपनी का मन है दे, फंड्स है कंपनी के पास दे डिविडेंड, नहीं है ना दे। तीसरा, वाई पब्लिक इशू, क्योंकि आपको लार्ज फंड्स चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स चाहिए, और वो आपको पब्लिक एट लार्ज से ही मिल सकते हैं। बैंक आपको बहुत ज्यादा लोन दे देगा पर वो फिर सिक्योरिटी भी मांगेगा, और भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशन होती है। आपको लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स चाहिए तो आप पब्लिक इशू की तरफ जाते हो। पब्लिक इशू में ना क्या होता है ना, जब आप पब्लिक इशू का फायदा भी क्या होता है कि आपके शेयर तो ट्रांसफरेबल हो जाते हैं, प्लस उसकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है। जब भी पब्लिक इशू आएगा तो आपके शेयर्स को लिस्ट कराना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज पे, और किसी शेयर होल्डर को अगर शेयर बेच के निकलना है तो स्टॉक एक्सचेंज पे जाके बेच सकता है। ट्रांसफरेबल इजी हो जाता है, इजी ट्रांसफरेबिलिटी हो जाती है, और लिक्विडिटी बढ़ जाती है। पांचवा, कंपनी का ना गुडविल बढ़ जाती है, कंपनी की गुडविल बढ़ जाती है, क्योंकि कोई भी ऐरी गैरी छोटी कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती, ये सबको पता है। आपको पब्लिक इशू लाना है तो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स गाइडलाइंस हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स गाइडलाइंस हैं, फॉलो करनी पड़ेगी। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत एक्सटेंसिव लॉज को कंप्लाई करना पड़ेगा, बहुत इन डिटेल, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, तभी आप पब्लिक इशू ला सकते हो। तो ऐसी कंपनी की गुडविल बढ़ जाती है, एक कंपनी की वैल्यू आ जाती है कंपनी में, कंपनी की एक ब्रांडिंग हो जाती है कि भाई ये लिस्टेड कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। तो ये सब कुछ फायदे हैं कि क्यों कंपनी पब्लिक इशू की तरफ जाती है। आई होप आपको ये सारे बेनिफिट समझ आए होंगे। पर जब कंपनी पब्लिक इशू की तरफ जाती है ना, तो ये फायदे तो ठीक है, बट कंपनी के साथ ना कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है।
कॉम्प्लेक्सिटी कंपनी के लिए बढ़ जाती है। कंपनी को बहुत से रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, बहुत से टाइमली कंप्लायंस करने पड़ते हैं, और लीगल कॉस्ट भी बढ़ जाती है। कंपनी की लीगल कॉस्ट बढ़ जाती है, कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाती है। आपको कंप्लायंस टीम रखनी पड़ती है। पर कंप्लायंस, अगर आप कंप्लायंस कॉस्ट दे रहे हो तो इसका फायदा क्या है? आप गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो, आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे हो कंपनी में। कुछ फायदे हैं, पर कुछ कॉम्प्लेक्स हो जाता है चीजें, वो भी है। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की कि पब्लिक इशू कितने टाइप के होते हैं, पब्लिक इशू कितने प्रकार के होते हैं, वो डिस्कस करते हैं। ये सब आप नोट्स बनाते रहना साथ साथ। एग्जाम में कोई बेनिफिट्स फाइनल CS प्रोफेशनल लेवल पे तो नहीं पूछेगा, हाँ एग्जीक्यूटिव लेवल पे शायद पूछ सकते हैं। बट ये बेसिक्स बहुत ज़रूरी हैं। जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक आगे कुछ समझ नहीं आएगा। हमारे पब्लिक इशू दो टाइप के होते हैं, IPO और FPO। IPO का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, FPO का मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर। इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में IPO और FPO बोलते हैं। एक अनलिस्टेड कंपनी, जो एग्जांपल हम लेके चल रहे थे, एक अनलिस्टेड कंपनी जब फर्स्ट टाइम, क्या कह रहा हूं मैं, फर्स्ट टाइम जब पब्लिक इशू लेके आती है तो उसे अपने आप को लिस्ट कराना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज पे। इसे हम कहते हैं IPO। फर्स्ट टाइम आप पब्लिक एट लार्ज को सिक्योरिटीज ऑफर कर रहे हो, पहली बार, उसे ही हम बोलते हैं IPO। जब भी कंपनी IPO लाएगी तो उसे अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराने पड़ेंगे। FPO क्या होता है? एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी जिसका IPO आ चुका है, उसके बाद वो जितने भी पब्लिक इशू करेगी ना, वो FPO होगा। वो FPO1, FPO2, FPO3, FPO1, FPO2, FPO3। अब ये समझते हैं कि कंपनी IPO और FPO दो तरीके से ला सकती है। कंपनी IPO और FPO दो तरीके से ला सकती है। फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज और एक है ऑफर फॉर सेल। एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि ऑफर फॉर सेल क्या है, फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज क्या है। फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज मतलब कंपनी की कैपिटल, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी की कैपिटल है कंपनी की एग्जिस्टिंग कैपिटल है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज। अब कंपनी फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज ला रही है 100 लाख रुपीस का, एग्जाम्पल के तौर पे। अब उसकी कैपिटल क्या हो गई? 110 लाख। पोस्ट इशू कैपिटल इशू करने के बाद, पब्लिक इशू लाने के बाद
उसकी कैपिटल कितनी होगी 110 लाख। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है ना, कंपनी का जो प्रमोटर होता है या कंपनी के जो लार्ज शेयर होल्डर होते हैं, वो अपने शेयर बेच के, वो अपने कुछ शेयर बेच देते हैं या शेयर बेच के निकल जाते हैं। क्या कोई कंपनी प्रमोटरलेस भी हो सकती है? बताओ, क्या कोई कंपनी प्रमोटरलेस भी हो सकती है? यस और नो? आंसर इज यस, हो सकती है। ऐसी कंपनी को हम प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी बोलते हैं, प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी। ये सब आगे के लेक्चर्स में इन डिटेल आएगा। तो जब कंपनी के प्रोमोटर्स या कंपनी के लार्ज शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स पब्लिक को बेच देते हैं, अपने शेयर्स सेल कर देते हैं टू पब्लिक एट लार्ज, इसे ही हम बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। सेल ऑफ शेयर्स या सिक्योरिटीज बाय प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी टू पब्लिक एट लार्ज इज नोन एज ऑफर फॉर सेल, एंड issuance of fresh issue of securities which results in more capital, it is known as fresh issue of securities. In offer for sale, company does not get any money, it is the promoter who gets the money, and there is no change of capital in offer for sale. यहाँ पे आपका no change in capital है ऑफर फॉर सेल में। यहां पे आपकी कैपिटल चेंज हो रही है, यहां पे आपकी कैपिटल चेंज हो रही है। यहां पे जो शेयर बेच के पैसा आता है वो प्रमोटर को मिलता है। फंड्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज, प्रमोटर्स गेट फंड्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज। हेयर कंपनी इन फ्रेश इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, कंपनी गेट्स funds, company gets money from sale of securities। तो ये बेसिक सा चार्ट है, ये स्ट्रक्चर है, ये समझना है। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से समझा दिया है। अब हम इसके नोट्स बना लेते हैं, जैसे हम हर वीडियो में कर रहे हैं। इस वीडियो में भी हम इसके नोट्स बना लेते हैं। हर वीडियो में आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको लिखवाऊंगा, और हर किसी को ये नोट्स लिखने हैं, क्योंकि बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें हो जाएंगी अगर नोट्स बना लिया अपने साथ में। तो चलो, ये आप नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। या फिर ऐसे ही लिख लो, आईपीओ आपका रेगुलेशन 2(1)W में दिया हुआ है ऑफ ICDR 2018, ICDR 2018। एफपीओ की डेफिनेशन रेगुलेशन 2(1)Q में लिखा हुआ है। अब लिखो आईपीओ, सबसे पहले लिखो क्या, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर रेगुलेशन 2(1)W। When an unlisted company, IPO, when an unlisted company makes either fresh issue of securities or the existing holders of securities offer their existing securities for sale, or both for the first time
or both for the first time to the public at large या फिर to the public, it is called an IPO, initial public offer. Thus IPO can happen by fresh issue of securities, or by dilution of stake. यहाँ पे क्या होता है? dilution of stake. यहाँ पे or by dilution of stake of existing holders या existing shareholders, or by a combination of both. When a company comes with an IPO, it shall get listed with stock exchange. It shall be listed on the stock exchange. अगला, further public offer. Regulation 2(1)(q). When an already listed company makes a fresh issue of securities to the public, or an offer for sale to the public, या तो fresh issue या offer for sale. IPO और FPO दोनों fresh issue of securities और offer for sale से आ सकते हैं. ये भी fresh issue of securities से आ सकता है और offer for sale से आ सकता है. ये भी fresh issue of securities से और offer for sale से आ सकता है. क्या लिखा था? When an already listed company makes a fresh issue of securities to the public or offer for sale to the public by existing holder of share, it is called FPO. आज के लिए इतना ही. एग्जाम में IPO आ जाए, FPO आ जाए, लिख सकते हैं. फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज क्या है, ऑफर फॉर सेल क्या है, समझा दिया. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ICDR की.